हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी कॉन्टिन्यूटी को हम कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 24 मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके लिए। तो दिस क्वेश्चन हमें क्या मांग रहा है देख लेते हैं। डिटरमाइन इफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो क्योंकि देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x नॉट इक्वल्स टू 0। x नॉट इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x लेस देन 0 भी और x ग्रेटर देन 0 दोनों इसी के अंदर इंक्लूड है। x लेस देन 0 भी और x ग्रेटर देन 0 भी। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 दोनों ही पार्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है जब हमारा x लेस देन 0 होगा उसके लिए भी ये डिफाइंड है और राइट साइड में भी यही डिफाइंड है। बट एड x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिल गया है। पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिल गया है क्या? x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 हमें एक पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया। तो बस इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एड x इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एड x इक्वल्स टू 0 देख लेते हैं जी। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। 0 नेगेटिव पे आपका जो फंक्शन डिफाइंड है, डेफिनेशन है, वो क्या है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक, तो पुट करेंगे हम इसमें x को 0 माइनस का h टेंडिंग टू 0 वैल्यू पुट करो। दिस बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0। 0 माइनस h मीन्स माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर इनटू में ये साइन 0 माइनस h करना है तो माइनस h हो गया। साइन के अंदर जब माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा। दिस बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0। उसका जो माइनस है मैं आगे लिख लेता हूँ बेटा, लिमिट h स्क्वायर और ये हो गया साइन 1/h। यहाँ जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इस स्टेप को ध्यान से समझना और देखना कि इसमें कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। देखो, हमें पता है एक फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा 1 होता है। बच्चे इस बात को भूल जाते हैं इस फॉर्मूले में कि यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 भी दिया हुआ है। वही सोचते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा जहाँ दिख गया वहाँ पे 1 डाल देते हैं। नहीं, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 तभी होता है जब वहाँ पे एंगल थीटा टेंस टू 0 हो। ये जो एंगल है, दिस एंगल मस्ट बी टेंस टू 0 और जो एंगल यहाँ पे है वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास लिमिट तो है h टेंस टू 0 बट एंगल में h नहीं है, एंगल में क्या है? 1/h। और क्योंकि जब h टेंस टू 0 होगा तो 1/h तो टेंस टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब एंगल यहाँ पे टेंस टू इन्फिनिटी है। वन मोर थिंग इज़ कि यदि हमारे पास थीटा टेंस टू इन्फिनिटी हो और हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए तो फिर वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं एक बार। देखो, थीटा टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि एंगल इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज। एंगल इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज। बट हमें पता है कि साइन थीटा के केस में जो हमारा थीटा होता है वो कितना ही लार्ज कितना ही स्मॉल क्यों ना हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। ऑसिलेटिंग वैल्यू होती है क्योंकि उसका ग्राफ ऑसिलेशन टाइप का होता है ना। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में है वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू इन्फिनिटी पे टेंड कर रही है, तो एक फाइनाइट नंबर अपॉन में इन्फिनिटी, दैट गिव्स यू वैल्यू 0। इट मीन्स यदि मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो यहाँ पे मेरे पास साइन 1/h है, एंगल इन्फिनिटी है, तो दिस बिकम्स लिमिट h टेंस टू 0, बाहर है माइनस साइन, ये जो h स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जो h स्क्वायर है उसमें से एक h तो यहीं पे रहने देते हैं,
और एक एच उसका 1/h में लिख देते हैं। ये जो एच स्क्वायर था यहाँ पे, इस एच स्क्वायर को मैंने h इंटू एच में तोड़ा और एक एच को मैं 1/h में ले गया। अब मैं ये कह सकता हूँ या नहीं बताना मुझे कि ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है, ये जो थीटा है, इस लिमिट पे देखो h टेंस टू 0 है तो ये जो 1/h होगा वो तो टेंस टू इन्फिनिटी बनाएगा ना। तो अब ऐसे पढ़ो, लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी साइन थीटा अपॉन में थीटा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी 0 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट अप्लाई होने पे, और h टेंस टू 0 है तो ये भी टेंस टू 0 है, और 0 इंटू 0 टेंस टू 0 इंटू टेंस टू 0 इज अगेन 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दिस 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एड x इक्वल्स टू 0 पे क्या आया 0 आया। अब इसी में बच्चों बहुत ही सिंपल है राइट हैंड लिमिट को करना। राइट हैंड लिमिट मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, मैं राइट हैंड लिमिट इसी में बता देता हूँ। जब राइट हैंड लिमिट आएगी तो हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस हो जाएगा, बस 0 के ऊपर प्लस साइन आएगा और फंक्शन हमारा सेम रहेगा, फंक्शन हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। यहाँ जब 0 प्लस h होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस होगा तो ये सारा सेम सीन रहेगा, बट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ के प्लस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो भी वैल्यू क्या आएगी 0। ओके, एंड f ऑफ 0 इज़ ऑल्सो डिफाइंड बाय 0, फंक्शन ने दिया हुआ है ये तो f ऑफ 0 भी 0 है। फंक्शन की वैल्यू एड x इक्वल्स टू 0 पे चेक करोगे ना तो वो तो हमें दी हुई है 0, ये भी हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब तीनों वैल्यू इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक ये अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी बात। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है इसमें कि ये वैल्यू 1 तभी होती है बच्चों जब एंगल टेंस टू 0 हो। एंगल यदि इन्फिनिटी पे ले गए और सेम टर्म भी अपॉन में ले आए, जिनके डिवाइड में भी इन्फिनिटी है, तो वैल्यू इज़ 0। और ये बात तो बिल्कुल निकाल दो माइंड से कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। प्लीज़ ये बात बिल्कुल निकाल दो मन से, माइंड से, कि साइन थीटा अपॉन में थीटा 1 होता है। साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सिंपल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है देखें ज़रा। फंक्शन f(x) हमें दिया हुआ है, फंक्शन f(x) हमें दिया हुआ है k cos x अपॉन में ये पाई माइनस का ये 2x, दिस इज़ 3, x इज़ नॉट इक्वल्स टू ये π/2 एंड x इज़ इक्वल्स टू π/2। ठीक है, बोलो है फाइंड दी वैल्यू ऑफ k की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। फाइंड दी वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट π/2। मतलब अब हमें दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है π/2 पे, हमें क्या निकालना है k जो अननोन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना इस अननोन की, इस अननोन k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है सच दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू π/2। क्योंकि f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू π/2, व्हाट दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू π/2 f(x) किसके इक्वल होगा f ऑफ π/2 के, बाय डेफिनेशन। ध्यान देना बच्चों, जब हमारे पास पहले से फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और कोई अननोन उसमें दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो दोनों इक्वल होंगी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आप प्लस माइनस
अलग अलग ना लिखकर, यदि आप एक साथ भी लिखते हैं तो भी चलेगा। एक्चुअल में इसी के अंदर, इसी पार्ट के अंदर दोनों छुपे हुए होते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, इसी के अंदर है दोनों वो। ठीक है, आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो, मतलब एक नेगेटिव साइन के साथ एक पॉजिटिव साइन के साथ, वो भी इक्वल, और साथ में एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना होता है, एफ ऑफ सी लिखना होता है। और सी यहाँ पे कौन है, π/2 है, जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी देखनी है। ठीक है, तो क्योंकि अब देखो एफ एक्स की वैल्यू एक्स जब π/2 है, क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, तो इसका मतलब एफ ऑफ π/2 आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 दिया हुआ है। दिस इज़ गिवन, दिस इज़ गिवन। तो ये हो गया एक रिलेशन नंबर 1 कि दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 3, दिस इज गिवन। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट की वैल्यू निकालना है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू π/2 एफ एक्स। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आप लेफ़्ट और राइट में से किसी भी एक लिमिट का हेल्प ले सकते हैं, किसी भी एक लिमिट की हेल्प ले सकते हैं। चाहे आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, चाहे इसमें राइट हैंड लिमिट, दोनों ही ऑब्वियसली सेम होंगे। क्योंकि आप एक बात और जो चेक कर रहे हैं वो ये है कि इसके लेफ़्ट और राइट दोनों ही केस में हमारे फंक्शन सेम दिया हुआ है। लेफ़्ट और राइट दोनों ही लिमिट्स के लिए फंक्शन आपका सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉइंट पे हमें अलग से डिफाइंड है। बट अलग से डिफाइंड होने के साथ साथ एक और बात क्या दी हुई है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब कहीं ब्रेक नहीं आएगा इसके ग्राफ में। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से दोनों से वो एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, मिलने की कोशिश करेगा और ये मिलवा देगा उसको फिर, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है, वो जो गड्ढा था ना वो भर जाएगा साथ के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब हमारे अननोन निकालना है, और अननोन निकालने के साथ साथ एक और बात ध्यान देनी है, क्या कि लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए सेम फंक्शन डिफाइंड है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 18 की बात करोगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में भी कॉन्टीन्यूअस बोला हुआ था और लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, सही है, और उसमें आंसर भी आया था कि लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। उसमें दिक्कत क्या हुई थी, उसमें लेफ़्ट में अलग फंक्शन डिफाइन था और राइट में अलग फंक्शन डिफाइंड था। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को वहाँ पे अलग अलग निकालना ज़रूरी है। बट इस केस में लेफ़्ट में और राइट में जो फंक्शन डिफाइंड है वो सेम है, तो इसलिए हमें अलग अलग लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है लेफ़्ट और राइट में, वहाँ पे फिर दोनों लिमिट्स निकालना बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है, मतलब वो मस्ट है। यदि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, लेफ़्ट में अलग है और राइट में अलग है, बट यहाँ पे क्योंकि सेम है तो इसलिए मेरा काम इसी से बन जाएगा। और लिमिट जब भी मैं लिखता हूँ, ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ही होता है कि x की वैल्यू π/2 के इक्वल नहीं है। ये तो लिमिट्स में हमने पढ़ा ही है 11th में कि यदि मैं कहता हूँ कि x टेंड्स टू a है, तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है, वो a के आजू बाजू में है, बहुत ही नियरेस्ट। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 एफ एक्स की वैल्यू डालो बच्चों, π-2x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप x को π/2 -h करोगे तो भी चलेगा और +h करोगे तो भी चलेगा, कुछ भी करोगे दोनों ही सही हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में cos π/2 माइनस का h, नीचे पाई माइनस का 2 इंटू π/2 माइनस का h, मल्टीप्लाई करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में यहाँ पे आ गया साइन h अपॉन में 2 से 2 गया तो पाई माइनस पाई कैंसिल हो गया, ये बचा 2h, साइन h अपॉन में h, और h टेंड्स टू 0 भी है, h टेंड्स टू 0 भी है, तो वैल्यू 1, तो बचा क्यों हमारे पास k/2। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज इसकी वैल्यू k/2 और इसकी वैल्यू क्या है 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6, और दिस इज यूर हैप्पीली डन। k की वैल्यू 6 आ गई, सिंपल। CBSE में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, k की वैल्यू निकालने वाले, मतलब अननोन की वैल्यू, अननोन कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं k सम a सम p, ऐसा कुछ भी वो नंबर यूज़ करते हैं, a b c टाइप, ठीक है, तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
27, 28, 29 तीनों क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल वाले हैं, इसी कैटेगरी के हैं, पॉइंट सामने मेंशन है क्वेश्चंस के, तो वो आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं डायरेक्टली। आओ क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज ऑल्सो द सिंपल वन बट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, एफ एक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 से 10 के बीच में और 10 और इससे ग्रेटर। ठीक है, एफ एक्स की ये वैल्यू हमें दी हुई है और फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी यहाँ पे अननोन दिए हुए हैं दो आपको, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, मतलब फंक्शन जो भी जिस भी डोमेन पे डिफाइंड है उस पूरी डोमेन पे वो कॉन्टीन्यूअस है, इसका ये मतलब है। फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस मीन्स फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, जहाँ जहाँ वो डिफाइंड है। तो ये कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है देखो ज़रा, x लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब 2 से पीछे सारा डिफाइंड, 2 से 10 के बीच में भी और 10 से बड़ा, मतलब पूरी की पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है। और क्योंकि ये पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड भी है और कॉन्टीन्यूअस भी है, सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर, मीन्स इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 and 10 ऑल्सो। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन, बेटा बार बार हम किस पे आते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है 2 पे, 2 के लेफ़्ट में ये है और 2 के राइट में ऐसे दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू, एंड 10 पे, 10 के लेफ़्ट में ये है और 10 के राइट में ये है। क्योंकि फंक्शन अपनी डेफिनेशन 2 और 10 पे चेंज कर रहा है, तो ये पॉसिबल पॉइंट्स थे डिसकॉन्टिन्यूटी के, बट क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन कर दिया है कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे भी कॉन्टीन्यूअस लेकर चलना है, तभी हम ए और बी की वैल्यू पूछी है, कुछ ना कुछ तो होगी, निकालते हैं वो क्या होगी। तो सीधा बोल देते हैं, क्योंकि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, सी है जी, सो दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 एज वेल एज 10, 2 और 10 पे भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 एंड ऑब्वियसली ये दोनों किस पॉइंट पे हैं, एट x इक्वल्स टू 2 पे बेटा। ठीक है, एंड ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 10। ये 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है एट x इक्वल्स टू 10। ठीक, तो पहले 2 पे लिख लेते हैं। नाउ जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे तो फंक्शन हमारा ये उठ के आएगा, फंक्शन की वैल्यू, और इस पर कोई भी लिमिट लगाएंगे तो सेम ही रहने वाला है, तो ये 5 ही हो गया, तो 5 ही आ गया, तो इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट 2 प्लस एफ एक्स हमारा ए एक्स प्लस बी, एक्स को पुट करोगे आप 2 प्लस एच, एक्स को क्या पुट करोगे 2 प्लस एच, एच टेंस टू 0, तो दिस बिकम्स लिमिट एच टेंस टू 0, ए इंटू में 2 प्लस का एच प्लस का ये भी, एच को 0 डाल दो भाई, तो दिस इम्प्लाई 5 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2a प्लस का ये भी, और इज इक्वल्स टू में यदि आप एफ ऑफ 2 देखोगे तो एफ ऑफ 2 भी कितना है हमारा, एक्स एड एक्स इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या है 5 ही है, तो वो फर्दर 5 के इक्वल आना था, तो इधर भी 5 ही था, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सॉल्व करी तो 5 ही निकल के आना है, क्योंकि फंक्शन ही कॉन्टीन्यूअस है आपका लेफ्ट पे कॉन्टीन्यूअस नहीं कांस्टेंट बोलेंगे हम, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब कॉन्टीन्यूअस भी है बट कांस्टेंट फंक्शन था, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्टली 5 लिख दिया है। ओके है ना बच्चों, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं 10 पे ऑल्सो, अब 10 पे चलते हैं जी।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 10 पे देखेंगे तो हमारा फंक्शन ये रहेगा। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, तो आप जल्दी से इसमें बस वैल्यू डालनी है। x को क्या पुट करेंगे आप, 10 माइनस का h टेंडिंग टू 0, तो h को 0 पुट करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू में 10 माइनस का h प्लस का ये भी, तो ये हो जाएगा 10a प्लस का ये भी। ऐसी जब आप राइट हैंड लिमिट लेंगे तो जो फंक्शन यहाँ से नोट किया जाएगा x ग्रेटर देन 10 के लिए वो 21 होगा, और उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं लिमिट्स का, तो 21 ही आएगी राइट हैंड लिमिट। और साथ में f ऑफ 10 भी देखेंगे तो भी 21। सही है जी। राइट हैंड लिमिट एड x इक्वल्स टू 10 पे क्या आएगी, 21, और इवन ऑल्सो f ऑफ 10 ऑल्सो। सो देयर फोर फाइनली क्या मिला हमें, 10a प्लस में b इज इक्वल्स टू 21। ये नंबर 2 बेटा, ये नंबर 1, ये नंबर 2। दो इक्वेशंस, दो अननोन a और b इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो 1 माइनस 2 कर दें हम, 1 में से 2 माइनस कर दो, b से b गया, 2a में से 10a गया तो माइनस का 8a, 5 माइनस का 21 माइनस 16, तो a कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 2, a तो आ जाएगा हमारा 2, a 2 आ जाएगा तो b कितना आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया ना एलिमिनेशन मेथड यार। सीधा 1 माइनस 2 कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में तो b के लिए, तो a और b बहुत ही इजीली हमें मिल गए। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 34 तक, तो पहले 31 से लेके 33, तो उन तीनों क्वेश्चंस के लिए मेरे पास एक सिंपल सा रिजल्ट है, वो रिजल्ट हम सुन लेते हैं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस के लिए एक सिंपल सा रिजल्ट, उस रिजल्ट के बेसिस पे तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक प्यारा सा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसी रिजल्ट के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 20th, एग्जाम्पल नंबर 20th, ठीक है, पेज नंबर 158 पे दिया हुआ है, उसको भी देख लेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो बस आज एनसीईआरटी ख़त्म हो कर लेते हैं जल्दी से, सो दैट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए होंगे सीबीएसई में, वो फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का मेरा टारगेट है कि इन क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराऊँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना, रिजल्ट। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारा, कि यदि हमारे दो फंक्शंस हैं f और g कॉन्टिन्यूस, f और g कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, then their composition that is f composition g, then their composition f composition g, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्यों लगा रहा हूँ मैं, हटा देता हूँ। कंपोजिशन फंक्शन जो बनेगा उन दोनों का f और g का, then their composition f composition g is also continuous। दो यदि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका जो कंपोजिशन बनता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये हमें रिज़ल्ट याद रखना है इन क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, और मैं एक बात और बता दूँ कि सीबीएसई में अभी तक ये क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए हैं। 31, 32, 33 टाइप के, इस टाइप के भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सर जी, बट फिर भी तुम्हें आने चाहिए फॉर योर नॉलेज। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हमें ये जो कंपोजिशन वाली बात है ये कुछ समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हमने फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है। बेटा देखो एक बात बता दूँ, 11th में भी हमारा कंपोजिशन था, सिर्फ मुझे एक बिल्कुल बेसिक सा कंपोजिशन चाहिए। कैसे कि आपको पता हो f कंपोजिशन g ऑफ x का मतलब होता है f बाहर रहेगा और ये जो x है पहले g पे अप्लाई होगा। जो gx की वैल्यू आएगी वो f के लिए डोमेन का काम करेगा, एंड देन फिर f की इमेज आएगी gx पे। ठीक है, gx पे इमेज आएगी और फाइनली ऐसे बोल लो कि x पे इमेज आएगी। x पे मतलब ये जो x है, x पे इमेज किसकी, f कंपोजिशन g की। ओके ना, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो हम देख लेते हैं इसके बेसिस पे कैसे हमारा फंक्शन सॉल्व हो सकता है ये वाला कॉन्टिन्यूटी।
एफ एक्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ रहे हैं बेटा। तो एफ दिया हुआ है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, हमारा बाहर फंक्शन कौन सा है, कॉस। ऐसे पढ़ो से कि ये कॉस एक्स है, बट एक्स के प्लेस पे कौन है, एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले एक्स की इमेज कौन ले रहा है, एक्स स्क्वायर ले रहा है ना। एक्स की जो इमेज है वो क्या मिल रही है हमें, एक्स स्क्वायर मिल रही है। एंड देन फिर हमें कॉस के ऊपर वो अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है। मीन्स यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एक फंक्शन एच एक्स और एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं जी एक्स। लेट मैंने ऐसे कुछ सोचा कि एच एक्स मैंने डिफाइन कर दिया है बाहर वाला मतलब कॉस एक्स, और जी एक्स में अंदर वाला मान रहा हूँ यानी कि एक्स स्क्वायर। सो दैट जब मैं एच कंपोजिशन जी की बात करूँगा तो मेरे पास अंदर वाला तो जी रहेगा, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या डिफाइन करी है, एक्स स्क्वायर। और एच ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, देखो अब एच ऑफ एक्स ये है तो एक्स को किस में रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं वो, एक्स स्क्वायर में, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये हमारा फ़िलहाल अभी एफ एक्स है। तो इस एफ एक्स को मैंने क्या किया, दो फंक्शंस की कंपोजिशन की हेल्प से ऑब्टेन कर लिया ना ऑब्टेन। आई गॉट एफ एक्स बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कौन कौन, एच एक्स और जी एक्स। और एच एक्स कैसा फंक्शन है तुम्हें पता है, कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। दिस इज ऑल्सो कैसा फंक्शन है, ये पोलिनोमियल, आपको पता होगा, इसका ग्राफ भी पता है, पैराबोला बनता है, अपर वाला कॉन्टीन्यूस होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता। तो दिस इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। और दो फंक्शंस यदि कॉन्टीन्यूस हैं, वो भी एवरीवेयर, तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। और ध्यान दे रहे हो, हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोला उसने, आपको सभी पॉइंट्स पे बताना है। तो वो हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, अपने रिजल्ट्स की हेल्प से। तो हमारे पास इसके लिए एक रिज़ल्ट मिल गया है और उसकी हेल्प हमने ले लिया है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर यदि मैं 32 को करूँगा तो हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो मॉडुलस पहले बोल रहे हैं ना, इसका मतलब बाहर वाला फंक्शन तो हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स, और अंदर कौन है उसके अंदर, कॉस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में बाहर वाला फंक्शन कौन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 में बाहर वाला फंक्शन तो लेना है हमें मोड ऑफ एक्स, और अंदर वाला फंक्शन कौन है हमारा, कॉस एक्स। सो दैट अब जब मैं एच कंपोजिशन जी देखूंगा तो एच बाहर जी ऑफ एक्स, अच्छा जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। तो एच एक्स में एक्स को किस में रिप्लेस करना है मुझे, कॉस एक्स में, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मोड ऑफ कॉस एक्स मिला, एफ एक्स आ गया जो मैं दिया हुआ है। ये भी कॉन्टीन्यूस होता है और ये भी कॉन्टीन्यूस होता है, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस है ना। मॉडुलस का ग्राफ पता है ना आपको, बताया था मैंने, ये वाली शेप बनती है। मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, cos x is continuous everywhere, so that's why their composition is also continuous everywhere. Sin of mod x 33 है, sin of mod x। तो बाहर फंक्शन कौन सा है, साइन, पहले हम क्या बोल रहे हैं, साइन ऑफ, तो साइन बाहर हो गया और मोड ऑफ एक्स अंदर हो गया। आर यू गेटिंग, साइन बाहर हो गया और मोड ऑफ एक्स अंदर हो गया। मीन्स 33 के लिए यदि मैं एच एक्स को देखता हूँ तो वो क्या लिखूँगा, साइन एक्स, और अंदर वाला फंक्शन देखूँगा तो वो क्या बनेगा, मोड ऑफ एक्स। तो एच कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, एच बाहर जी ऑफ एक्स, एच बाहर जी ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स। तो एच एक्स में एक्स को किस में रिप्लेस कर दो, मोड ऑफ एक्स में, तो साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स आ गया एफ एक्स। क्योंकि साइन एक्स भी कॉन्टीन्यूस है एवरीवेयर, मोड ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, देयरफॉर देयर कंपोजिशन यानी कि साइन ऑफ मोड एक्स इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। आई थिंक बच्चों समझ में आ रही है बात।
एक एग्जाम्पल नंबर 20 में बोल रहा था ना आपको, ये भी देखते हैं। देखो